जी नमस्कार। आज की जो क्लास होगी इसमें हम राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज जो सिस्टम है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम MCQ प्लस थ्योरी दोनों को डिस्कस करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप एक बार इसको पूरे वीडियो को देख लें तो दूसरी बार विजिट करें, या जब भी आप इससे है ना खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, खुद के शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। और काफ़ी क्वालिटी वाइज कंटेंट है, एग्ज़ाम में ओरिएंटेड कंटेंट है, ऐसे कह सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। राजस्थान में जल विभाजक रेखा का कार्य कौन करता है? तो जल विभाजक जो रेखा का जो कार्य है राजस्थान में कौन करता है? तो इसका सही जवाब है अरावली पर्वत। अरावली जो पर्वत है ये राजस्थान में जल विभाजक रेखा का कार्य करता है। मतलब अरावली की एक साइड में तो अरब सागरीय नदी तंत्र है, दूसरी सागर में बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र है। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं कि दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। मतलब दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य ऐसी उच्च भूमि जो वर्षा जल को है ना विभिन्न दिशाओं में क्या करती है, प्रवाहित करती है, तो उसे कहते हैं जल विभाजक रेखा कहते हैं। तो राजस्थान में जो अरावली पर्वत है वो जल विभाजक रेखा का क्या करता है, कार्य करता है। राजस्थान में जो अरावली जो पर्वत है वो किसका काम करता है? जल विभाजक रेखा का कार्य करता है। अब देखो, आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये अरावली की लोकेशन आपको ऐसे दिखाई दे रखी है। तो एक साइड में तो है ना, ये जो इधर तो आपको जो जितनी भी नदियाँ दिखाई दे रही है, देखो इसके अरावली के एक तो देखो इधर साइड में नदियाँ दिखाई दे रखी है, और ये तो इधर जाके जैसे इधर गिरेंगी, और एक इधर साइड में तो दो प्रकार की जो नदी तंत्र आपको दिखाई दे रखा है ना। देखो आगे अपन बात करते हैं कि राजस्थान में जल विभाजक रेखा उत्तर में अरावली अक्ष के साथ सांभर झील के दक्षिण तक है। देखो राजस्थान में जो जल विभाजक जो रेखा है उत्तर में तो अरावली अक्ष के साथ सांभर झील के दक्षिण तक है। यहाँ से क्या होता है, देखो यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर ब्यावर से पूर्व में होती हुई देवगढ़, कुंभलगढ़ और हल्दी घाटी से उदय सागर तक आती है। देखो राजस्थान की जो जल विभाजक जो रेखा है ना उत्तर में तो अरावली के अक्ष के साथ सांभर झील के दक्षिण तक है। मतलब अरावली का जहाँ से अक्ष होता है ना उत्तर में, वहाँ से सांभर झील के दक्षिण तक है। देखो अरावली के अक्ष के साथ सांभर झील के दक्षिण तक, यहाँ तक आ गई ना। उसके बाद में क्या कहता है, यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर से ब्यावर से पूर्व में होती है। मतलब ब्यावर से ना दक्षिण पश्चिम की ओर ब्यावर से पूर्व में होती है, और देवगढ़, कुंभलगढ़ और हल्दी घाटी से उदय सागर तक आती है, और आगे दक्षिण पूर्व में बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी में निकलती हुई प्रतापगढ़ तक चली जाती है। तो देखो यहाँ पे आपको जल विभाजक जो रेखा है ना, तो ब्यावर से इधर घूमती है, उसके बाद में देखो छोटी सादड़ी ऐसे होते हुए बड़ी सादड़ी ऐसे निकल जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी गई है। देखो दोबारा से देख लेते हैं कि राजस्थान में जो जल विभाजक जो रेखा है उत्तर में तो अरावली के अक्ष के साथ सांभर झील के दक्षिण तक आती है, पहला पार्ट हो गया। उसके बाद में दक्षिण पश्चिम की ओर ब्यावर से पूर्व में होती हुई देवगढ़, कुंभलगढ़ और हल्दी घाटी से उदय सागर तक आती है, और उसके आगे कैसे होती है, दक्षिण पूर्व में बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी से निकलती हुई प्रतापगढ़ तक चली जाती है। तो ये जो जल विभाजक जो रेखा है वो इस प्रकार से गुजरती है। देखो जल विभाजक के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिम भाग में प्रवाहित होने वाली नदियां अरब सागर में गिरती है। देखो जल विभाजक जो रेखा है ना, देखो जल विभाजक जो रेखा है, ये आपको जल विभाजक रेखा दिख रही है, जल विभाजक रेखा आपको दिख रही है। तो इसके दक्षिण पश्चिम में जो नदियां हैं ये अरब सागर में जाके गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। और उसके आगे देखो क्या रखा है, देखो जल विभाजक के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिम भाग में प्रवाहित होने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इनमें कौन सी है? लूणी है, पश्चिमी बनास है, साबरमती है और माही नदी है। देखो अरब सागर में कौन कौन सी गिरती हैं? पश्चिम
और दक्षिण पश्चिम भाग में जो प्रवाहित जल विभाजक के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग से जो प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? लूणी है, पश्चिमी बनास है, साबरमती है और माही नदी है। तथा जल विभाजक के पूर्व में प्रवाहित, अब जल विभाजक के पूर्व में कौन कौन सी प्रवाहित होती हैं? जैसे बनास हो गई, उसकी सहायक नदियाँ चंबल में मिलती हैं और यहाँ से यमुना और गंगा नदी तंत्र में मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जल विभाजक के जो पूर्व में जो प्रवाहित नदियाँ हैं, जैसे बनास हो गई, उसकी सहायक नदियाँ हो गई, चंबल में मिलती हैं, चंबल से यमुना में, यमुना से गंगा नदी तंत्र में मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। तो देखो इधर वाली जो नदियाँ हैं ना, ये सारी देखो यहाँ से चंबल में मिलेंगी ना, और चंबल जो है ना आगे जाके यमुना में मिलती है, यमुना से फिर ये जाके ना गंगा में मिलेगी, और गंगा से फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। देखो नेक्स्ट कहता है कि कुछ नदियाँ समुद्र में न गिर के स्थल भाग में विलुप्त हो जाती हैं या किसी झील में जाकर गिरती हैं, तो ऐसे अपवाह तंत्र को अपन आंतरिक अपवाह तंत्र कहते हैं। मतलब कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो समुद्र में नहीं गिरती हैं और समुद्र में न गिरकर स्थल भाग में जाकर क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं, और या किसी झील में जाकर गिरती हैं, तो ऐसी नदियों को अपन बोलते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ कहते हैं। ऐसे अपवाह तंत्र को अपन बोलते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आंतरिक अपवाह तंत्र का कुल अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत है? देखो राजस्थान में जो आंतरिक अपवाह तंत्र है ना, आंतरिक अपवाह तंत्र का जो क्षेत्र है वो कुल अपवाह तंत्र का कितना परसेंट है? तो इसका सही जवाब है डी, 60%। देखो आंतरिक अपवाह तंत्र जो है, आप आंतरिक अपवाह तंत्र का जो क्षेत्र है वो कुल अपवाह तंत्र के जो क्षेत्र है ना, उसका 60% भाग आंतरिक अपवाह तंत्र में आता है। देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, राजस्थान में अपवाह तंत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से? एक तो है आंतरिक अपवाह तंत्र, जो कुल अपवाह तंत्र का 60% क्षेत्रफल आंतरिक अपवाह तंत्र में आता है, और दूसरा है बंगाल की जो खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी का 23% है। जो बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है वो 23% है, और अब अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है वो 17% है। देखो बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, आंतरिक जो अपवाह तंत्र है वो तो 60% है। आंतरिक अपवाह तंत्र का क्षेत्र कितना है? 60% है। फिर अपन बात करते हैं बंगाल की खाड़ी वाला, तो बंगाल की खाड़ी है 23, शॉर्ट में लिख लेंगे, आंतरिक तो 60 है, बंगाल की खाड़ी 23 है, और अरब सागरी जो अपवाह तंत्र है वो कितना है? 17 है। तो आंतरिक 60, बंगाल 23 और अरब सागरी अपवाह तंत्र 17% है। देखो यहाँ पे आपको देखा है, देखो यहाँ पे आप नक्शे से भी समझ सकते हैं, आंतरिक अपवाह तंत्र में 60% क्षेत्रफल है, बंगाल की जो खाड़ी का अपवाह तंत्र है वो उसमें 23% क्षेत्रफल है, जबकि 17% जो क्षेत्रफल है वो अरब सागरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र की नहीं है? यहाँ से कौन सी जो नदी है वो आंतरिक अपवाह की नहीं है? देखो आप सबको पता है, मेथा, काकनी और मेढा, ये सारी जो नदियां हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है, लेकिन जो पार्वती है ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पार्वती। ये कैसी है? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है ना, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है? दोबारा से वही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके ऑप्शन बदल गए हैं। देखो मसूरदी, कांतली और साबी, ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी हैं, लेकिन ये जो नदी है जाखम, ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। इसका अपन डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो देखो अरब सागर में जो नदियां जो गिरेंगी, जो राजस्थान के देखो जैसे राजस्थान ऐसा है, तो ये आपका महान जल विभाजक रेखा हो गई। इधर जो नदियाँ होंगी ये सारी अरब सागर में गिरेंगी, तो माही भी गिरती है, बिल्कुल सही है। चंबल नहीं गिरती है। हाँ, इसके बाद में अपन देखते हैं लूणी भी गिरेगी, है ना, और साबरमती भी। तो 1, 3, 4, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 3, 4 जो नदी है ना, ये अरब सागरी अपवाह तंत्र में, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के भाग नहीं है?
देखो अरब सागर का भाग है, सीधी सी बात ऐसे कहना चाह रहा है। तो देखो चंबल जो है ना ये यमुना की नदी है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाएगी। और बनास जो है ना ये चंबल की सहायक नदी है, तो ये भी यमुना में जाएगी। तो माही जो है ना ये अरब सागर अपवा तंत्र की नदी है, तो ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेगी ना, तो ये बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का भाग नहीं है। तो बी जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो सीधा सा दिख रहा है यहाँ पे माही जो नदी है ये अरब सागर में जाके गिरती है। देखो नेक्स्ट अपन देखो राजस्थान की अपवा प्रणाली की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो कौन सी नदी कहाँ पे जाके गिरेगी अपन यहाँ पे एक एक करके देखते हैं ना। सबसे पहले अरब सागर में जो गिरने वाली जो नदियाँ हैं, अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो एक बार इसको जूम करते हैं और उसके बाद में इसको समझते हैं। अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो इसमें देखो पहली है माही, सोम, जाखम। माही, सोम, जाखम, साबरमती और पश्चिमी जो बनास है और लूणी है। माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूणी, ये नदियां हैं जो अब अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ पे गिरती हैं? अरब सागर में। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? माही, सोम, जाखम। देखो माही, सोम, जाखम, उसके बाद में साबरमती और एक बनास है। बनास तो देखो बनास जो है ना, बनास तो चंबल में है, लेकिन पश्चिमी जो बनास है ना ये बंगाल की ये अरब सागर वाली गिरने वाली नदियाँ है। लूणी हो गई, तो ये तो हो गई अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इसके बाद में बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो इसमें देखो चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास, खारी, बेड़च, गंभीरी और बाणगंगा। चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास, खारी, बेड़च, गंभीर और बाणगंगा, ये जो नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ना। देखो कौन कौन सी नदियां हैं एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो कौन कौन सी नदियां हैं। चंबल है, काली सिंध है, पार्वती है, बनास है, खारी है, बेड़च है, गंभीरी है, बाणगंगा है। ये सारी नदियां कौन से में? बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद में देखो इसके बाद में देखो घग्गर, जो आंतरिक जो अंतः प्रवाहित जो नदियां कौन सी हैं, उसमें पहली है घग्गर, दूसरी है कांतली, तीसरी है मेथा, चौथी है रूपनगढ़। घग्गर, कांतली, मेथा, रूपनगढ़, खांडेल, रूपारेल, कांकने और मसूरदी। देखो कौन कौन सी नदियां हैं आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां। देखो दोबारा से जूम करके देखते हैं। घग्गर है, कांतली है, मेथा है, रूपनगढ़ है, खांडेल है, रूपारेल है, कांकने है, मसूरदी है, साबी है। ये कैसी हैं? आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई ना। तो सबसे पहले देखो अपन पढ़ेंगे आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां पढ़ेंगे ना। हाँ देखो, किस नदी को वैदिक कालीन सरसों नदी की सहायक नदी माना जाता है। मतलब कौन सी नदी है जिसको वैदिक कालीन सरस्वती नदी जो है ना उसकी सहायक नदी माना जाता है। तो इसका सही जवाब है घग्गर जो नदी है, इसका सही जवाब है घग्गर। जो घग्गर जो नदी है इसको वैदिक कालीन जो सरस्वती जो नदी है उसकी सहायक नदी माना जाता है। तो देखो यहाँ पे अपन घग्गर नदी के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हैं। घग्गर जो नदी है, देखो घग्गर नदी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। इसका जो उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी में कालका पहाड़ी के निकट होता है। देखो घग्गर नदी का जो उद्गम होता है ना वो कहाँ पे होता है? हिमाचल प्रदेश के शिवालिक श्रेणी में कालका की जो पहाड़ियाँ हैं उसके निकट इसका क्या होता है? उद्गम होता है। देखो घग्गर का जो मैदान है वो किस नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी का जो मैदान है वो बग्गी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी का जो मैदान है वो किस नाम से जाना जाता है? बग्गी के नाम से जाना जाता है। अब देखो राजस्थान में, देखो राजस्थान में यह हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान से, तथा हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले के अनूपगढ़ से होते हुए पाकिस्तान में लुप्त हो जाती है। देखो हनुमानगढ़ के निकट हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करेगी। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अनूपगढ़ से होते हुए पाकिस्तान में जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त होता है। अत्यधिक बहाव के समय यह पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। जब घग्गर नदी में अत्यधिक बहाव होता है तो अत्यधिक बहाव के समय ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है।
देखो घग्गर नदी के किनारे जो जो सभ्यताएं हैं वो है कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। जो सभ्यताएं हैं वो घग्गर नदी के किनारे हैं। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, ये सारी सभ्यताएं कौन सी नदी के किनारे हैं? तो घग्गर नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पाकिस्तान में यह कई धाराओं के रूप में, ये जो घग्गर नदी है पाकिस्तान में कई धाराओं के रूप में फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है, और जहां इसके अपवाद क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। देखो पाकिस्तान में जो ये नदी है ना, कई धाराओं के रूप में फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है, और जहां पे इसके जो अपवाद क्षेत्र है ना, इसको क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। तो पाकिस्तान में जो घग्गर जो नदी है इसके अपवाद क्षेत्र को क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हकरा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में इसे नाली नाम से भी जाना जाता है। जो घग्गर नदी है राजस्थान में इसको नाली के नाम से भी जाना जाता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, घग्गर नदी को है ना, इसके अतिरिक्त मृत नदी, नट नदी, द्वेषवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो घग्गर नदी, इसके दूसरे नाम कौन से? मृत नदी हो गया, नट नदी हो गया, द्वेषवती नदी हो गया, ये भी घग्गर नदी के नाम हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, यह वैदिक काल में बहने वाली, जो वैदिक काल में बहने वाली सरस्वती जो नदी है इसकी सहायक नदी थी। देखो ये जो नदी है ये वैदिक काल में जो बहने वाली जो सरस्वती नदी थी उसकी क्या है? सहायक नदी है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। जो सरस्वती जो नदी है उसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में भी मिलता है। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इस नदी का जो तल है हनुमानगढ़ जिले में आसपास के क्षेत्र की तुलना में ऊंचा है। इस नदी का जो तल है ना, हनुमानगढ़ जो जिला है, हनुमानगढ़ जिले में आसपास के क्षेत्र की तुलना में ऊंचा है, इसलिए अधिक बहाव के समय यहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखो इस नदी का जो तल है ना, हनुमानगढ़ जिले में आसपास के क्षेत्र की तुलना में ऊंचा है। नदी का जो तल है ना हनुमानगढ़ जिले में ऊंचा है, ऐसे कह सकते हैं, कह रहा है ना। तो जैसे अधिक बहाव आया तो हनुमानगढ़ जिले में है ना बाढ़ की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। देखो आगे कहता है कि यह राजस्थान में प्रवाहित होने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से निकल कर आती है। मतलब राजस्थान में प्रवाहित होने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जो कहाँ से निकल के आती है? हिमालय से निकल कर आती है। यह नदी आंतरिक अफवाह की नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है। जो घग्गर जो नदी है आंतरिक अफवाह की नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान के बाहर से निकल कर आती है, और यह आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी है। जैसे आपसे पूछ ले कि आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहोगे घग्गर। आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर। देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखो निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? आपको बताना है कि कौन सी जो नदी है वो सांबर झील में गिरती है। तो इसका सही जवाब है मेंथा। मेंथा जो नदी है, मेंथा, ये नदी आपकी सांबर झील में जाके गिरती है। देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है? कौन सी नदी ऐसी है जो राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है सागी। रूपारेल, साहिबी और हकरा, ये राजस्थान के अंतर्देशीय मतलब आंतरिक प्रवाह से संबंधित हैं। सागी जो नदी है ना, ये आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? देखो राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद में ना रेत में ही गायब हो जाती है? कौन सी नदी है? तो इसका सही जवाब है कांकणी। कांकणी जो नदी है ना, ये सतह के थोड़े से बहाव के साथ ही ना रेत में गायब हो जाती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपारेल जो नदी है इसका उद्गम होता है। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? तो इसका सही जवाब है उदयनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से रूपारेल जो नदी है इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? देखो कौन सी नदी है जो राजस्थान की अंतः जो प्रवाह जो प्रणाली है उसके अंतर्गत नहीं आती? देखो आपको पता है कि जो माही नदी की जो सहायक नदी है ना, जाखम जो है ना, ये अंतः प्रवाह तंत्र में नहीं आती है ना। कांतली भी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है।
गग्गर भी है, काकणी भी है, लेकिन जाखम जो ना आंतरिक प्रवाह में नहीं आती है ना, जिसे अपन देख चुके हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नदी को वराह या लासवारी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी है जिसको वराह या लासवारी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूपारेल। जो रूपारेल जो नदी है ना, इसको वराह या लासवारी के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं कि सांबर झील में एक तो देखो खांडेल नदी गिरती है, एक मेंथा नदी गिरती है जो जयपुर से चलती है, एक खारी नदी गिरती है जो नागौर से चलती है, एक रूपनगढ़ जो नदी है अजमेर से गिरती है। तो देखो सांबर झील में एक तो खंडेल या खांडेल नदी, मेंथा नदी, खारी नदी नागौर वाली, और रूपनगढ़ नदी अजमेर वाली, ये नदियाँ गिरती हैं। तो देखो खंडेल, मेंथा, खारी, रूपनगढ़, खंडेल, मेंथा, खारी और रूपनगढ़, ये नदियाँ गिरती है ना। इसके अलावा देखो सांबर झील में और क्या गिरता है, इसके अलावा एक नदी गिरती है, तुरतमती नदी गिरती है, त्योदे नाला भी गिरता है, एक नलियासर नाला भी सांबर झील में गिरता है, एक बांडी नदी नाला भी गिरता है, एक देवयानी नाला भी सांबर झील में गिरता है। कौन कौन से? तुरतमती नदी, त्योदे नाला, नलियासर नाला, बांडी नाला और देवयानी नाला, ये सारे जो है ना सांबर झील में गिरते हैं। इसके अलावा देखो सांबर झील जयपुर, नागौर, अजमेर में फैली हुई है और प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर जिले के अंतर्गत आती है। देखो सांबर झील है ना, जयपुर में, नागौर में, अजमेर में फैली हुई है। वैसे तो जयपुर, नागौर, अजमेर में फैली हुई है, 3 जिलों में है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से ना इसको अजमेर जिले के अंतर्गत ही इसको माना जाता है। तो देखो राज्य की प्रमुख आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी हैं? तो पहली है काकणी, काकणे या मसूरदी नदी। पहली नदी कौन सी है? काकणी भी कह सकते हैं इसको, काकणे भी कह सकते हैं, मसूरदी भी कह सकते हैं। यह जैसलमेर जिले में किटोरी गांव से निकलकर भुज झील में गिरती है। देखो काकणी नदी या काकणे नदी या मसूरदी जो नदी है कहाँ से निकलती है? जैसलमेर जिले में कोटारी जो गांव है वहाँ से निकलकर भुज झील में गिरती है। यह आंतरिक प्रवाह की नदियों में सबसे छोटी नदी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है आंतरिक अपवाह तंत्र में? तो ये आपको बताओगे काकणे नदी, काकणी नदी, मसूरदी नदी, इसके 2-3 नाम हैं। नेक्स्ट जो नदी है वो है रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी है? रूपनगढ़ नदी। यह अजमेर जिले के सलेमाबाद से प्रवाहित होकर नागौर जिले में बहते हुए सांबर झील में गिरती है। देखो रूपनगढ़ जो नदी है ना, अजमेर जिले के सलेमाबाद से प्रवाहित होकर नागौर जिले में बहते हुए सांबर झील में क्या करती है? गिरती है। नेक्स्ट जो नदी है वो है मेंथा नदी या मेंढा नदी। देखो ये मैं से मैं मैच करेंगे। जयपुर जिले के मनोरपुर की पहाड़ियों से निकलकर ये सांबर झील में गिरती है। देखो मेंथा नदी भी कह सकते हैं, मेंढा नदी भी कह सकते हैं। ये देखो इसके बारे में आप क्या जानते हो? तो जयपुर जिले की जो मनोरपुर की जो पहाड़ियाँ वहाँ से निकलकर ये सांबर झील में गिरती है। नेक्स्ट जो नदी है वो कांतली नदी या कांटली नदी भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट नदी कौन सी है? कांतली नदी या काटली नदी। ये सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। सीकर व झुंझुनू जिले में प्रवाहित होकर चूरू जिले की सीमा के निकट पहुंचकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। देखो कांतली नदी या काटली नदी, देखो सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से तो ये निकलती है और सीकर और झुंझुनू जिले में प्रवाहित होती हुई चूरू जिले की जो सीमा के जो निकट जाकर है ना ये विलुप्त हो जाती है। इसका जो बहाव क्षेत्र है ना वो तोरावटी है। इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? और तोरावटी कहते हैं। और इस कांतली नदी के जो किनारे ना गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? गणेश्वर सभ्यता। तो देखो कांतली नदी के बारे में शॉर्ट में, सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलेगी, सीकर में झुंझुनू जिलों में प्रवाहित होकर चूरू जिले की सीमा के निकट जाकर क्या हो गई? विलुप्त हो जाएगी। इसका जो बहाव क्षेत्र है वो तोरावटी नाम से जाना जाता है और इसके किनारे जो सभ्यता है वो है गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट जो नदी है वो है साबी नदी या साहिबी नदी। कौन सी नदी है? साबी नदी या साहिबी नदी। देखो नेक्स्ट जो नदी है उसकी अपन बात करते हैं, साबी या साहिबी नदी। सीकर व जयपुर जिले की सीमा पर सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर व अलवर जिलों में प्रवाहित होते हुए हरियाणा के पटौदी गांव में जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है।
देखो साबी या साहिबी, देखो ये ना सीकर व जयपुर जिले की सीमा पर सेवर की जो पहाड़ियाँ हैं ना वहाँ से निकलती है। साबी से मेलो मैच होगा। साबी जो है ना कहाँ से निकलती है, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। और ये कहाँ पे हैं, सीकर व जयपुर जिले की सीमा पे हैं। और यहाँ से निकलती हुई जयपुर व अलवर में जाती है, प्रवाहित होते हुए हरियाणा का जो पटौदी जो गांव है ना वहाँ जाकर क्या हो जाती है, साबी या साहिबी जो नदी है वो विलुप्त हो जाती है। तो ये बात आपको सही समझ में आ गई। नेक्स्ट जो नदी है वो है सोता नदी। कौन सी नदी, सोता नदी। तो देखो साबी की सहायक नदी है ये। साबी की क्या है, सहायक नदी है, जो सीकर की ओर से निकलकर इसके साथ मिलती है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, सोता नदी कौन सी है, साबी की सहायक नदी है, जो सीकर की ओर से निकलकर इसके साथ क्या होती है, मिलती है। नेक्स्ट जो नदी है वो है रूपारेल नदी। काफ़ी खतरनाक नदी है ये भी, रूपारेल नदी। तो अलवर जिले की थानागाजी तहसील में उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर तक प्रवाहित होती है और एवं विलुप्त हो जाती है। इसे वराह या लसावरी नदी भी कहा जाता है। देखो मेन बातें क्या है, रूपारेल जो नदी है अलवर जिले की जो थानागाजी जो तहसील है उसकी उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और भरतपुर तक प्रवाहित होती है और वहाँ पे जाके क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसके निक नेम क्या है, एक तो इसका नाम है वरा और दूसरा नाम है इसका लसावरी। इसका दूसरा नाम क्या है, लसावरी। तो वरा और लसावरी किसके दूसरे नाम हैं, तो आप कहोगे रूपारेल नदी के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी कौन सी है, राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी कौन सी है, तो वो है चंबल। चंबल जो है राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। नेक्स्ट है चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। चंबल बेसिन की जो खंड भूमि है इसको क्या कहा जाता है, तो इनको बोलते हैं अवनालिकाएं बोलते हैं। चंबल बेसिन की जो खंड भूमि है इसको क्या कहते हैं, अवनालिकाएं कहते हैं। किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं, तो राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब है बी। चंबल जो बेसिन है इसमें मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं ना। नेक्स्ट चलते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में कौन से राजस्थान में स्थित हैं, तो देखो कौन से बांध जो हैं राजस्थान में स्थित हैं। 4 बांध आपके पास हैं तो देखो सबसे पहला है कोटा बैराज। तो कोटा तो जगह राजस्थान में, तो कोटा बैराज। दूसरा है जवाहर सागर बांध और तीसरा है राणा प्रताप सागर बांध। तो देखो राणा प्रताप सागर और कोटा, महाराणा प्रताप राजस्थान के ही थे, है ना। तो राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज और जवाहर सागर जो बांध है ये राजस्थान में है। गांधी सागर जो बांध है ना ये एमपी में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 3, 4। कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान में है, ये एमपी में है। ये कहाँ पे है, एमपी में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है। चंबल जो नदी है निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है। देखो एमपी से आती है, राजस्थान में प्रवाहित होती हुई यमुना में गिरेगी, मतलब सीधी सी बात है वो यूपी में जाएगी। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होकर प्रवाहित होती है। देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं चंबल नदी की। एकमात्र जो नदी जो नित्य वाहिनी नदी है, यह नदी राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। मतलब यही नदी है जो वर्ष भर बहती है, सबसे लंबी है, एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी। देखो चंबल जो नदी है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, चंबल जो नदी है जिसका उद्गम आपको दिख रहा है जनापाव की पहाड़ियाँ हैं, है ना। और इसके बाद में चंबल जो नदी है जनापाव की पहाड़ियों से निकलकर ऐसे जाती है राजस्थान में और यमुना के जाकर मिल जाती है। अब देखो यहाँ पे ऐसे 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चंबल की 3 कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कुन्नू, उसके बाद में पार्वती और सबसे बाद में है काली सिंध। देखो सबसे पहले जैसे जनापाव की पहाड़ियों से आती है ना, तो इधर से सबसे पहले जाके मिलने वाली इससे सहायक नदी है काली सिंध। थोड़ी सी आगे बढ़ती है, इससे आगे मिलती है पार्वती, इसमें आके मिल जाती है।
थोड़ी सी आगे और बढ़ती है तो इसमें कुन्नू आके मिल जाती है। तो काली सिंध, पार्वती और कुन्नू ये चंबल की क्या हैं, सहायक नदियां हैं। काली सिंध, पार्वती और कुन्नू क्या हैं, चंबल की सहायक नदियां हैं। हाँ जी, यहाँ पे आगे देखते हैं कि जो चंबल है इसके अन्य नाम है चर्मवणवती, कामधेनु, नित्यवाही, वाटर सफारी। कौन सी है, चर्मवती, कामधेनु है, नित्यवाही है, वाटर सफारी, एक चंबल के अन्य नाम है। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए यह है मध्य प्रदेश की, यह जो है ना, ये ना जो नदी है मध्य प्रदेश की विंध्याचल श्रेणी में जनापाव की पहाड़ियों मानपुरा महू के निकट से निकलती है। इसके बाद में यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में मुरादगंज के निकट यमुना नदी में मिलती है। देखो बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जो मध्य प्रदेश की जो विंध्याचल जो श्रेणी है उसकी जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। जनापाव की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, मानपुरा और महू के निकट है ना, वहाँ से निकलती है। इसके बाद में राजस्थान में मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश में बहती हुई उत्तर प्रदेश के में मुरादगंज जो है ना उसके निकट यमुना नदी में ये मिल जाती है। तो ये चंबल नदी की पूरी डिटेल होगी। तो कुल लंबाई हो ना 965 किलोमीटर है। चंबल जो नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर है। राजस्थान में यह कितनी है, राजस्थान में यह 135 किलोमीटर की लंबाई में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी जिलों में प्रवाहित होती है। चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी जिलों में प्रवाहित होती है तथा 241 किलोमीटर की लंबाई में यह सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर की सीमा में होते हुए राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच में अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। तो देखो 135 प्लस 241 कर लेंगे तो राजस्थान में इतनी लंबाई है इसकी, है ना। देखो 135 किलोमीटर है क्योंकि 241 किलोमीटर तो है ना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण करेगी ना। तो कुल लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर है। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि राजस्थान में यह चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसके चौरासीगढ़ जो नामक स्थान है वहाँ से क्या करती है, प्रवेश करती है। नेक्स्ट जो बात है, चित्तौड़गढ़ जिले में यह भैंसोरगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात बनाती है। देखो चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसोरगढ़ के जो निकट है ना ये जो चंबल नदी है कौन सा जलप्रपात बनाती है, चूलिया जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं चंबल नदी के बारे में कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से कोटा के बीच में यह एक संकड़े गोर्ज या खड्डा भी कह सकते हैं, खाई से होकर प्रवाहित होती है। देखो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा के बीच में बिल्कुल एक संकड़ा सा गोर्ज कह सकते हैं या खाई से होकर ये जो चंबल जो नदी है ये प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं कि यह राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है चंबल। तो सर्वाधिक जल प्रवाह करने वाली नदी भी यही है तथा सर्वाधिक जल प्रवाह करने वाली नदी भी यही चंबल नदी है। देखो इससे आगे अपन देखते हैं, इसमें साल भर जल प्रवाहित होता है। चंबल जो नदी है इसमें साल भर क्या होता है, जल प्रवाहित होता है, इसीलिए इसे नित्यवाही और राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। जो चंबल जो नदी है इसमें साल भर जल प्रवाहित होता है ना, इसीलिए इसको जो चंबल नदी है इसको नित्यवाही और राजस्थान की जो कामधेनु कहा जाता है। इसके किनारे रावत भाटा व कोटा शहर बसे हुए हैं। देखो चंबल नदी के किनारे कौन से शहर हैं, तो आप कहोगे रावत भाटा और कोटा जो शहर है वो चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत, चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत इस पर कुछ बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से बांध, देखो आपके सामने है कौन कौन से बांध चंबल नदी पे बनाए गए हैं। 4 बांध हैं। पहला है गांधी सागर बांध, ये मंदसौर एमपी में है। पहले देखो गांधी जी आएंगे, देखो सबसे पहले कौन सा बांध आएगा, गांधी सागर। तो गांधी जी के बाद में राणा जी आएंगे, राणा जी के बाद में आएंगे जवाहर जी, और जवाहर जी के बाद में आएगा कोटा बैराज। तो देखो सबसे पहले है गांधी सागर जो बांध है ये मंदसौर एमपी में है। जैसे ही अपन राजस्थान में एंटर करते हैं तो राणा प्रताप सागर बांध है, ये रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है ये रावत भाटा, जो राणा प्रताप जो सागर बांध है ये सर्वाधिक भराव क्षमता वाला क्या है, बांध है। इसके बाद में जवाहर सागर बांध आता है जो कोटा में है। नेक्स्ट जो बांध कौन सा है, जवाहर सागर बांध, ये कहाँ पे है, कोटा में है।
और इससे जो नेक्स्ट है कोटा बैराज आता है। कौन सा बांध आता है? कोटा बैराज। ये जो है ना केवल सिंचाई के ही काम में आता है। कोटा जो बैराज है ना केवल सिंचाई के काम में आता है। नेक्स्ट जो बांध है, देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं, इस नदी के जो क्षेत्र ना कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली को चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इस नदी का जो क्षेत्र है ना कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली को क्या घोषित किया गया है? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया है। देखो इस नदी पर कोटा में हैंगिंग ब्रिज, जो चंबल जो नदी है इसमें, इस नदी पर कोटा में कौन सा ब्रिज बनाया गया है? हैंगिंग ब्रिज, जिसको लटकता हुआ पुल भी हम कहते हैं। देखो चंबल नदी राजस्थान में, जो चंबल जो नदी है ये राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है, जिसे अपन बीहड़ प्रदेश कहा जाता है। देखो चंबल जो नदी है ये राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, मतलब मिट्टी का कटाव सबसे ज़्यादा होता है, जिसे अपन बीहड़ प्रदेश कहते हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कौन सी नदी चंबल नदी के दाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? देखो चंबल की सहायक नदी कौन सी है? कुन्नू है, पार्वती है। देखो कौन सी नदी चंबल नदी की दाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी है? वो है कुराल। कौन सी नदी है? कुराल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि घोड़ा पछाड़ जो नदी है कौन सी नदी की सहायक है? तो घोड़ा पछाड़ नदी जो है ये मेज नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक है? मेज की सहायक नदी है। तो देखो चंबल के बाएं किनारे से आकर मिलने वाली नदी, देखो बाएं से, देखो बै से बै आपको मैच करना है। चंबल के बाएं किनारे पर आकर मिलने वाली नदियाँ, तो सबसे पहली नदी है बामणी। देखो चंबल में, देखो ये भी बाएं में भी बै है और ये बीच में भी बै है, तो बै से आप बै याद रखेंगे ना। तो ये जो बामणी जो नदी है ना, देखो इसके बारे में अपन देखते हैं। यह चित्तौड़गढ़ ज़िले में हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलकर भैंसौरगढ़ में चंबल के साथ मिलती है। देखो चित्तौड़गढ़ में हरिपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलकर भैंसौरगढ़ में चंबल के साथ मिलती है। चंबल और बामणी के संगम पर, चंबल और बामणी के जो संगम है उस पर भैंसौरगढ़ का किला स्थित है। देखो देखो बामणी जो नदी है, बामणी जो नदी है ये चित्तौड़गढ़ ज़िले में हरिपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और भैंसौरगढ़ जो है ना वहाँ पे चंबल में के साथ मिलती है। और चंबल और बामणी के संगम पर है ना कौन सा किला है? भैंसौरगढ़ का किला स्थित है। नेक्स्ट जो नदी है वो है कुराल नदी। नेक्स्ट कौन सी नदी है? कुराल नदी। देखो कुराल नदी के बारे में अपन देखते हैं। यह ऊपरमाल के पठार से निकलकर कोटा ज़िले में प्रवाहित होती है और बूंदी ज़िले की सीमा के निकट चंबल में मिलती है। देखो कुराल जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये ऊपरमाल के पठार से निकलती है और कोटा ज़िले में प्रवाहित होती है और बूंदी ज़िले की जो सीमा के निकट है ना ये चंबल से मिलती है। तो ये बाएं किनारे से मिलने वाली दूसरी जो नदी है वो कुराल नदी है ना। नेक्स्ट बात करते हैं मेज नदी। नेक्स्ट कौन सी है? मेज नदी। देखो नेक्स्ट है मेज नदी। यह भीलवाड़ा ज़िले के मांडलगढ़ से निकलकर बूंदी ज़िले में प्रवाहित होते हुए चंबल के साथ मिलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? मेज की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? मेज की सहायक नदियाँ हैं मांगली और घोड़ा पछाड़, जो बूंदी में इसके साथ मिलती हैं। देखो बिल्कुल आसान सी बातें हैं। मेज जो नदी है ना, मेज नदी ये भीलवाड़ा ज़िले के मांडलगढ़ से निकलती है। मेज देखो मांडलगढ़ से मेज निकलती है, भीलवाड़ा ज़िले के मांडलगढ़ से मेज नदी निकलती है, बूंदी ज़िले में प्रवाहित होती हुई चंबल के साथ मिलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? मांगली और घोड़ा पछाड़ जो है ना ये मेज की क्या है? सहायक नदियाँ हैं जो बूंदी में इसके साथ मिलती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो नदी है वो है चाकण नदी। नेक्स्ट कौन सी नदी है? चाकण नदी। यह बूंदी ज़िले में अनेक धाराओं में मिलने से बनती है और सवाई माधोपुर में चंबल के साथ मिल जाती है। और बूंदी ज़िले के नैनवा में इस पर चाकण बांध बना हुआ है। देखो नाम से ही पता चल रहा है चाकण जो नदी है इस पर कौन सा बांध बना है? चाकण बांध बना है ना। और देखो यहाँ पे देखो चाकण जो नदी है बूंदी ज़िले में अनेक धाराओं से मिलती है, मतलब कोई एक फिक्स जगह से नहीं निकलती है, बूंदी ज़िलों में अनेक धाराओं से मिलती है। और सवाई माधोपुर में ना चंबल के साथ ही मिलती है, सवाई माधोपुर में चंबल के साथ मिल जाती है।
और इसके बाद में बूंदी जिले के जो नैनवा जो जगह है ना, वहाँ पे चाकण बांध इसी चाकण नदी पर बना हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। कौन सी नदी है जो अध्यारोपित जो नदी है उसका उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है बनास। बनास जो नदी है ये अध्यारोपित जो नदी है, इसका क्या है, उदाहरण है। अध्यारोपित नदी घाटी, सुपर इम्पोज ड्रेनेज। नेक्स्ट बात है अध्यारोपित नदी घाटी, सुपर इम्पोज ड्रेनेज। देखो जब कोई नदी निम्नवर्ती अपवर्तन द्वारा ऊपरी आवरण शैली को काटकर निचली शैल पर पहुंचकर ऊपरी आवरण शैल के ढाल के अनुसार ही अपनी घाटी का विकास कर लेती है, तो इसे अध्यारोपित नदी घाटी का विकास होता है। देखो जब भी कोई नदी है निम्नवर्ती अपवर्तन द्वारा ऊपरी जो आवरण शैल है उसको काट देती है और निचली शैल पर पहुंचकर ऊपरी आवरण शैल के ढाल के अनुसार ही अपनी घाटी का विकास कर लेती है, तो इसे अपन बोलते हैं अध्यारोपित नदी घाटी का। तो किसका विकास होता है, अध्यारोपित नदी घाटी का क्या होता है, विकास होता है। देखो इसमें आगे देखते हैं, इस प्रकार की घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी घाटी अध्यारोपित नदी कहलाती है। सॉरी, इस प्रकार की घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी जो है अध्यारोपित नदी कहलाती है। इस प्रकार की जो घाटी में जो प्रवाहित होने वाली जो नदी है उसको क्या कहते हैं, अध्यारोपित नदी कहते हैं। इसमें आगे देखते हैं, राजस्थान की प्रमुख अध्यारोपित जो नदी है वो कौन सी है। प्रमुख अध्यारोपित जो नदी है वो चंबल और बनास है। राजस्थान की प्रमुख अध्यारोपित नदी कौन सी, एक तो चंबल है, एक बनास है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सही कथन का आपको चयन करना है। लूणी नदी का क्रम अधिकांश अपवाद क्षेत्र राजस्थान में है। लूणी नदी क्रम का जो अधिकांश जो अपवाद क्षेत्र है वो राजस्थान में, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। खारी जो नदी है वो बनास की सहायक नदी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। बनास नदी कहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। बनास नदी कहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो तीनों बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं। कौन कौन सी बातें हैं ये, देखो लूणी नदी क्रम का अधिकांश जो अपवाद क्षेत्र है वो राजस्थान में है, बिल्कुल सही बात है। खारी जो नदी है बनास की सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात है। बनास नदी जो है ना खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो सही जवाब है खमनोर की पहाड़ियाँ। बनास नदी कहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है उसे कौन से बोलते हैं, उसे बनास नदी कहते हैं। वन की आशा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, बनास नदी जानी जाती है। देखो नेक्स्ट, अब देखो बनास नदी के बारे में अपन डिटेल से देखते हैं। देखो बनास नदी के बारे में डिटेल से, बनास जो है बनास नदी यह राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो उद्गम स्थल तो हो गया इसका खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। इसके बाद में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर आदि से प्रवाहित होते हुए सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल के साथ मिलती है। देखो बनास जो नदी है सवाई माधोपुर राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में देखो ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर आदि से प्रवाहित होते हुए सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर जो नामक स्थान है वहाँ पे किस में मिलती है, चंबल के साथ मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पर मध्य प्रदेश की ओर से आने वाली जो सीप नदी है वो भी यहीं पे रामेश्वर में इनके साथ मिलती है, जिसके कारण रामेश्वर में चंबल, बनास, सीप का त्रिवेणी संगम बनता है। रामेश्वरम में मध्य प्रदेश से कौन सी नदी आती है, तो आप कहोगे सीप नदी आती है। और देखो कौन सी नदी आती है, सीप नदी। तो रामेश्वरम में देखो चंबल, बनास और सीप का जो है ना त्रिवेणी संगम है। रामेश्वरम में किस किस का त्रिवेणी संगम है, चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम है। देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि यह नदी लगभग 480 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है।
जो बनास जो नदी है ये कितने किलोमीटर में प्रवाहित होती है? 480 किलोमीटर में प्रवाहित है। पूर्णतः राजस्थान में बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? तो वो बनास नदी है। मतलब पूरी तरह से राजस्थान में बहती है और लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। देखो बनास जो नदी है इसके देखो कुछ नाम हैं। इसको वन की आशा, वर्णाशा और ये वशिष्ठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बनास नदी के उपनाम क्या हैं? वन की आशा भी इसका नाम है, वर्णाशा है, वशिष्ठी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो इसके आगे अपन देखते हैं, इस नदी पर टोंक जिले में बिसलपुर बांध और सवाई माधोपुर जिले में ईसरदा बांध बना हुआ है। देखो ये जो बनास जो नदी है इसमें टोंक जिले में तो कौन सा बांध बना हुआ है? बिसलपुर बांध बना हुआ है। और सवाई माधोपुर जो जिला है उसमें कौन सा बांध बना है? ईसरदा बांध बना हुआ है। तो देखो टोंक जिले में बिसलपुर, सवाई माधोपुर में ईसरदा जो बांध है वो कौन सी नदी पर बना है? तो आप कहोगे बनास नदी पर। देखो इस नदी के अपवाद क्षेत्र में भूरी मृदा पाई जाती है। जो बनास जो नदी है ना इसके अपवाद क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है? तो भूरी मृदा पाई जाती है। बात करें तो दाएं किनारे पर जो है ना, दाएं किनारे पर बेड़च और मेनाल हैं। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं दाएं जो किनारा है ना, दाएं जो किनारा है ना, देखो यहाँ से अपन देखते हैं बनास। देखो ये बनास नदी आपको दिख रही, सॉरी देखो बनास नदी ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे करके ऐसे रामेश्वरम में सीप। हाँ तो देखो बनास में देखो दाएं किनारे से एक तो मेनाल है और एक यहाँ पे बेड़च है। दाएं किनारे से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? देखो दाएं किनारे से कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो आप कहोगे मेनाल, बेड़च और मेनाल। दाएं किनारे से बनास की सहायक नदियाँ कौन सी है? बेड़च और मेनाल। बाएं किनारे से देखो कोठारी, खारी, डाई, माशी, ढूंढ व मोरेल नदी है। देखो बाएं किनारे से चंबल की सहायक नदी है कोठारी, खारी, देखो इसमें भी आरी आरी है, डाई, माशी, ढूंढ व मोरेल जो नदी है ये बाएं किनारे से चंबल की क्या है? सहायक नदियां हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि बनास, बेड़च व मेनाल नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का जो संगम है वो किस स्थान पे होता है? तो इसका सही जवाब है बिंगोद। सही जवाब है बिंगोद। बिंगोद में बनास, बेड़च और मेनाल जो नदियां हैं उनका क्या होता है? संगम होता है। बिंगोद में बनास, बेड़च और मेनाल जो नदियां हैं इनका क्या होता है? संगम होता है। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं बेड़च नदी, यह उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। जो बेड़च जो नदी है ना ये उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवाहित होते हुए भीलवाड़ा जिले के बिंगोद के निकट बनास नदी में मिलती है। देखो सबसे पहले बेड़च नदी के बारे में आप क्या जानते हैं कि उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ियों से तो निकलती है, इसके बाद चित्तौड़गढ़ में प्रवाहित होते हुए भीलवाड़ा जिले के बिगोंद के पास बनास नदी में मिलती है। तो देखो बिगोंद के में पास जो है ना बनास नदी में जाके मिलेगी। इसके बाद में देखो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के पश्चात, देखो जो बेड़च जो नदियाँ हैं ना गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के पश्चात यह उदय सागर झील में गिरती है। जो बेड़च जो नदी है ना देखो हाँ, जो बेड़च जो नदी है ना गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के पश्चात यह उदय सागर झील में गिरती है और उद्गम से लेकर उदय सागर झील तक इसे आयड नाम से जाना जाता है। देखो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के बाद में ये कहाँ पे गिरती है? उदय सागर में। तो यहाँ पे इसका जो नाम है वो क्या है? आयड झील। आयड नदी के नाम से इसको जाना जाता है ना, यहाँ तक इसको आयड नदी के नाम से जाना जाता है। उद्गम से लेकर उदय सागर झील तक है ना इसको किस नाम से जाना जाता है? आयड झील के नाम से, आयड नदी के नाम से जाना जाता है। और उदय सागर झील से निकलने के बाद इसका जो नाम है बेड़च हो जाता है। उदय सागर झील से जैसे ही निकली इसका नाम पड़ गया बेड़च, है ना। इसके किनारे चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। देखो चित्तौड़गढ़ का जो किला है ना वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आप कहोगे बेड़च नदी के किनारे।
बेड़च नदी के किनारे कौन सा किला स्थित है? तो चित्तौड़गढ़, है ना। इसके बाद में देखते हैं, देखो जैसा कि अपन देख चुके हैं कि बेड़च नदी पे है ना चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। किनारे जो है ना बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ का किला है। देखो चित्तौड़गढ़ जिले में अपावास के निकट इस पर गोसुंडा बांध बना हुआ है। देखो बेड़च नदी जो है ना इसमें अपावास के जो निकट है ना चित्तौड़गढ़ जिले में, तो वहाँ पे कौन सा बांध बना है? गोसुंडा बांध। गोसुंडा बांध कहाँ पे बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, अपावास के निकट। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी नदी पे बना हुआ है? बेड़च पे। बेड़च के दाएं किनारे पर कुछ सहायक नदियाँ मिलती हैं जो है गंभीरी, गुजरी, ओराई और वागन। बेड़च के जो दाएं किनारे पर कुछ सहायक नदियाँ मिलती हैं, गंभीरी, गुजरी, गै से देखो गै, ओराई और वागन। बेड़च की सहायक नदियाँ कौन सी है? गंभीरी, गुजरी, ओराई और वागन। देखो सहायक नदियाँ याद रखना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी सहायक नदियाँ उनको आप लिखेंगे किसकी सहायक नदी है, किधर से मिलती है, दाएं किनारे से मिलती है, बाएं किनारे से ना। देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं मैनाल नदी की। कौन सी नदी है? मैनाल। देखो यह बिंगोद के निकट बनास में मिलती है। मैनाल जो नदी है बिंगोद के निकट बनास में मिलती है। यहाँ पे बनास, बेड़च और मैनाल का क्या है? त्रिवेणी संगम है। बिंगोद के निकट बनास में मिलती है, यहाँ पे बनास, बेड़च और मैनाल का क्या है? त्रिवेणी संगम होता है। इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? मैनाल जलप्रपात है। इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? मैनाल जलप्रपात है। तो देखो इम्पोर्टेंट बातें देखें। मैनाल जो नदी है यह बिंगोद के निकट बनास में मिलती है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे बनास, बेड़च और मैनाल का क्या है? त्रिवेणी संगम होता है। इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो आप कहोगे मैनाल जलप्रपात। बिंगोद के निकट बनास में मिलती है, बनास, बेड़च और मैनाल। बनास, बेड़च और मैनाल का त्रिवेणी संगम होता है। कहाँ पे मिलता है? कहाँ पे होता है? बिंगोद में होता है। और इस मैनाल पे कौन सा जलप्रपात? मैनाल जलप्रपात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है कोठारी। जो मेजा जो बांध है ये कोठारी नदी पर स्थित है। तो चलते हैं इसमें आगे कोठारी नदी की। तो देखो कोठारी जो नदी है राजसमंद जिले में दिवेर नामक स्थान से निकलकर भीलवाड़ा जिले के नंदराय में बनास नदी के साथ मिलती है। तो देखो कोठारी जो नदी है ये राजसमंद जिले में दिवेर नामक स्थान से निकलकर भीलवाड़ा जिले के नंदराय में कौन सी नदी में मिलती है? बनास नदी के साथ मिलती है। देखो बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। कोठारी जो नदी है राजसमंद जिले में दिवेर नामक स्थान से निकलती है और भीलवाड़ा जिले के नंदराय में बनास नदी के साथ मिलती है। और भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा जो ज़िला है इसमें कोठारी नदी पर कौन सा बांध है? मेजा बांध है। तो इम्पोर्टेंट बांध दिवेर नामक स्थान से निकलती है राजसमंद में, और भीलवाड़ा में, नंदराय में बनास नदी के साथ ये मिलती है। तो ऐसे कह सकते हैं कोठारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। और भीलवाड़ा ज़िले में कोठारी पे कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है। ये बात हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट जो नदी है वो है खारी नदी। कौन सी नदी है? खारी नदी। देखो ये भी राजसमंद जिले में बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है और तथा अजमेर की सीमा से होते हुए टोंक जिले में देवली के निकट बनास के साथ मिलती है। और जो खारी की जो सहायक नदी है ना, सहायक नदी कौन सी है? मानसी। देखो खारी नदी के बारे में अपन क्या जानते हैं? राजसमंद से निकलती है, राजसमंद में बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है और अजमेर की सीमा से होते हुए टोंक जिले में जाती है और देवली के जो निकट है ना बनास के साथ मिलती है। और खारी की जो सहायक जो नदी है वो है मानसी, मतलब जो मानसी है वो खारी है ना। नेक्स्ट बात करते हैं डाई नदी। नेक्स्ट कौन सी नदी है? डाई नदी। देखो यह नदी जो है ना दक्षिणी अजमेर से निकलकर टोंक जिले में देवली के निकट बनास के साथ मिलती है। डाई जो नदी है ये दक्षिणी अजमेर से निकलती है और टोंक जिले में देवली के पास बनास के साथ मिलती है। हाँ जी, इससे आगे अपन देखते हैं यहीं पर बनास के साथ खारी नदी भी मिलती है, जिससे बनास, खारी व डाई का त्रिवेणी संगम बनता है। कहाँ पे बनता है? राजमहल टोंक में बनता है। तो देखो डाई नदी के बारे में क्या क्या है? दक्षिणी अजमेर से निकलकर टोंक जिले के देवली के निकट बनास के साथ मिलती है और यहीं पे बनास के साथ खारी नदी भी मिलती है। और बनास, खारी
और डाई का जो त्रिवेणी संगम वो कहाँ पे होता है, राजमहल टोंक में। नेक्स्ट जो नदी है वो है मनसा नदी, मासी नदी। नेक्स्ट कौन सी नदी है, मासी नदी। मासी जो नदी है अजमेर ज़िले के किशनगढ़ के निकट से निकलकर टोंक ज़िले में बिसलपुर के निकट बनास के साथ मिलती है। देखो मासी जो नदी है कहाँ से निकलती है, अजमेर के किशनगढ़ के पास से निकलती है और टोंक ज़िले में बिसलपुर के निकट बनास के साथ मिलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन सी है, बांडी है और सहोदरा है। देखो मासी देखो मासी की सहायक नदियां कौन सी है, एक तो बांडी है और दूसरी है सहोदरा है, जो अजमेर ज़िले में प्रवाहित होते हुए टोंक में प्रवेश करने के पश्चात मासी नदी के साथ मिलती है। देखो मासी जो नदी है ये अजमेर ज़िले के किशनगढ़ के निकट से निकलती है, टोंक ज़िले में बिसलपुर के निकट बनास के साथ मिलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं बांडी है और सहोदरा है। मासी की सहायक नदियां कौन सी है, बांडी और सहोदरा है, जो अजमेर ज़िले में प्रवाहित होती है। मासी की सहायक नदियां कौन सी है, बांडी और सहोदरा है, जो अजमेर ज़िले में प्रवाहित होती है और अजमेर ज़िले में प्रवाहित होते हुए टोंक में प्रवेश करने के पश्चात मासी नदी के साथ मिलती है। टोंक में प्रवेश करने के बाद किससे मिलती है, मासी नदी के साथ मिलती है। देखो नेक्स्ट जो नदी है वो है ढूंढ व मोरेल। नेक्स्ट नदी कौन सी है, ढूंढ व मोरेल। देखो यह जयपुर ज़िले के दक्षिणी भाग में चैनपुरा व अचरोल की पहाड़ियों से निकलती है। देखो ढूंढ व जो मोरेल है ये जयपुर ज़िले के दक्षिणी भाग में जो चैनपुरा है ना और अचरोल की जो पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं। और उसके बाद में देखो तथा सवाई माधोपुर ज़िले में दोनों संयुक्त होकर बनास नदी से मिलती हैं। देखो ढूंढ और जो मोरेल है ये जयपुर के दक्षिणी भाग में है ना चैनपुरा और अचरोल की पहाड़ियों से निकलती हैं। उसके बाद में सवाई माधोपुर में संयुक्त हो जाती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं ढूंढ और मोरेल है ना, और किस में मिल जाती हैं, बनास में मिल जाती हैं। इसके बाद में देखो मोरेल नदी पर, मोरेल जो नदी है इस पर सवाई माधोपुर में मोरेल बांध बना हुआ है। मोरेल जो नदी है इस पे सवाई माधोपुर में कौन सा बांध बना हुआ है, मोरेल बांध बना हुआ है। और मोरेल की सहायक नदी है काली सील। मोरेल की जो सहायक नदी है, मोरेल की सहायक नदी कौन सी है, मोरेल की सहायक नदी है काली सील, जो करौली से निकलकर सवाई माधोपुर ज़िले में मोरेल के साथ मिलती है। देखो मोरेल की सहायक नदी कौन सी है, काली सील, और ये करौली से निकलती है और सवाई माधोपुर ज़िले में मोरेल के साथ मिलती है। सवाई माधोपुर ज़िले में मोरेल के साथ मिलती है। काली सील नदी के किनारे, देखो काली सील जो नदी है ना इसके किनारे करौली में कैलादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। काली सील के किनारे करौली में कैलादेव का क्या है, प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो देखो कौन सी नदी के किनारे है ना कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो आप कहोगे काली सील नदी के किनारे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, तो इसकी सही जवाब है बाणगंगा। बाणगंगा जो नदी है उसको अर्जुन की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के खालिस्तान जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग है। मतलब आपको ये बताना है कि राजस्थान के कौन से ज़िले में बाणगंगा जो नदी है इसके बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग है। तो बाणगंगा जो नदी है ना उसका सर्वाधिक प्रतिशत जो भाग है वो कौन से में है, भरतपुर में है। अब देखो बाणगंगा नदी के बारे में अपन पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। बाणगंगा इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। देखो ये जो है जयपुर ज़िले के बैराट की पहाड़ियों से निकलकर दौसा, भरतपुर आदि ज़िलों में होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना के साथ मिलती है। बाणगंगा जो नदी है ना इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ये जयपुर ज़िले में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, दौसा और भरतपुर के ज़िलों में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर किससे मिलती है, यमुना से मिलती है। वर्तमान में बाणगंगा नदी का जो जल है रामगढ़ बांध तक पहुंचता है। जो अपवाद क्षेत्र है वो खंडित होता जाता है। तो देखो वर्तमान में जो बाणगंगा जो नदी है इसका जो जल है वो कहाँ तक पहुँचता है, रामगढ़ बांध तक पहुँचता है, और इसके आगे का जो अपवाद क्षेत्र है ना वो खंडित हो जाता है बाणगंगा का ना।
वर्तमान में बाणगंगा को आंतरिक अफवाह प्रणाली के रूप में माना जाता है। देखो वर्तमान में जो बाणगंगा है ना, ये आंतरिक अफवाह जो प्रणाली की जो नदी है उसी के रूप में इसको माना जाने लगा, क्योंकि इसका पानी न तो बंगाल की खाड़ी में जा रहा है न अरब सागर में जा रहा है। नदी ये बेसिन है, बाणगंगा नदी जो बेसिन है इसका सर्वाधिक जो भाग है भरतपुर जिले में विस्तृत है। बाणगंगा नदी जो बेसिन है इसका सर्वाधिक भाग कहाँ है? भरतपुर में स्थित है। देखो राजस्थान में बहने वाली अधिकांश नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा है, वह अपना जो जल है चंबल के माध्यम से यमुना में पहुँच जाती है। देखो अधिकांश जो राजस्थान में बहने वाली जो अधिकांश जो नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा है, तो वो अपना जो जल है ना चंबल के माध्यम से यमुना में पहुंचाती है। परंतु बाणगंगा जो है ना, बाणगंगा जो नदी है बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की एक ऐसी नदी है जो अपना जल चंबल के बजाय यमुना में डालती है, मतलब डायरेक्ट यमुना में डालती है। देखो बाणगंगा जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की एकमात्र ऐसी जो नदी है जो अपना जल चंबल के बजाय डायरेक्ट यमुना में ही डालती है ना। देखो बाणगंगा जो नदी है ना, इसके उपनाम है, इसको अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी व गुम्फित नदी आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। देखो बाणगंगा जो नदी है इसको अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी या गुम्फित नदी आदि नामों से इसको क्या कहा जाता है? जाना जाता है। नेक्स्ट जो नदी है वो है गंभीर नदी। नेक्स्ट कौन सी नदी है? गंभीर नदी। इसको ऊंटगन नदी भी कहते हैं ना। यह करौली, भरतपुर और धौलपुर में प्रवाहित होते हुए यमुना के साथ मिलती है। देखो गंभीर नदी या ऊंटगन जो नदी है ये करौली, भरतपुर और धौलपुर में प्रवाहित होते हुए यमुना के साथ मिलती है, परंतु वर्तमान में इसका जल कुछ दूरी तक ही प्रवाहित होने के बाद विलुप्त हो जाती है। और गंभीरी की जो सहायक नदी है वो पार्वती है। देखो इसके बारे में पूरा डिटेल से अपन देखते हैं। गंभीरी नदी कह सकते हैं इसको, गंभीर नदी या ऊंटगन नदी। देखो करौली, भरतपुर और धौलपुर में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होते हुए यमुना के साथ ही मिलती है, परंतु वर्तमान में स्थिति क्या है कि इसका जो जल है ना कुछ दूरी तक प्रवाहित होने के बाद में क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। और इसकी जो सहायक जो नदी है वो गंभीरी की सहायक नदी कौन सी है? पार्वती है। तो इसमें देखो गंभीरी जो नदी है इसको ऊंटगन नदी भी कहते हैं। शॉर्ट में देखेंगे नोट्स बनाए अपन, तो करौली, भरतपुर, धौलपुर में प्रवाहित होती है, यमुना के साथ मिलती है, उसके बाद में विलुप्त होने के बाद लिखने की जरूरत नहीं है। तो सहायक नदी कौन सी है? पार्वती। तो ये सारी बातें हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है, तो कौन सा बांध है? वो है पांचड़ा बांध। कौन सा बांध है? पांचड़ा बांध। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो राजस्थान, देखो करौली में स्थित, करौली में है पांचड़ा बांध। पांचड़ा बांध जो है 5 नदियों कौन कौन सी? भद्रावती, अटा, माची, बरखेड़ा और भसावटा के संगम पर मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसके निर्माण में अमेरिका से आर्थिक सहयोग प्राप्त किया गया। देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो पांचड़ा जो बांध है ये कहाँ पे है? करौली में है। तो पांचड़ा जो बांध है 5 नदियाँ, 5 नदी कौन सी है? भद्रावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा और भैंसावट। भद्रावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा और भैंसावट के संगम पर मिट्टी से निर्मित राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा बांध है। और इसका जो निर्माण है वो किसके सहयोग से किया गया? अमेरिका के सहयोग से किया गया। हाँ नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है माही। माही जो नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इसके बाद में देखो यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, नदियाँ दे रखी है आपको ना। हाँ जी देखिए त्रिवेणी संगम दे रखा है। एक साइड में देखो बीगोद में है ना, कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम है? तो है बनास, बेड़च और मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल का जो त्रिवेणी संगम कहाँ है? बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम है बीगोद में। नेक्स्ट है राजमहल में। राजमहल में कौन सी नदियों का संगम है? तो बनास, डाई और खारी। बनास, डाई और खारी का त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो वो है राजमहल में। रामेश्वरम जो घाट है वहाँ पे कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम है? तो बनास, चंबल और सीप। बनास, चंबल और सीप का त्रिवेणी संगम कहाँ पे है? तो वो रामेश्वर घाट में है।
और इसके बाद में बेणेश्वर जो धाम है ना, वहाँ पे कौन कौन सी नदियों का संगम है? तो सोम, माही, जाखम, या माही सोम जाखम भी कह सकते हैं। सोम, माही, जाखम जो है ना, वहाँ पे बेणेश्वर में इनका संगम है। तो देखो बीगोद में किसका संगम है? बनास, बेड़च, मेनाल। बनास, बेड़च, मेनाल। राजमहल में किसका संगम है? बनास, डाई और खारी। रामेश्वर में किसका संगम है? बनास, चंबल, सीप। और बेणेश्वर में देखो सोम, माही, जाखम, इन नदियों का क्या है? संगम है। देखो नेक्स्ट चलते हैं। तीर्थ गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? प्रसिद्ध जो तीर्थ है ना गलियाकोट, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब है माही। माही नदी के जो किनारे है ना, वो गलियाकोट तीर्थ स्थित है। देखो माही नदी का उद्गम है, माही नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो वो है धार, मध्य प्रदेश। धार जो मध्य प्रदेश है, वो माही नदी का क्या है? उद्गम स्थान है। अब देखो एक साइड में तो नदियाँ दे रखी है और दूसरी साइड में उनकी सहायक नदियाँ दे रखी हैं। पॉज लेकिन आप इसको खुद से करने की कोशिश करेंगे एक बार ना। तो देखो इसका सही जवाब है 2, 3, 4, 1। मतलब चंबल की सहायक नदी कौन सी है? सिवान और परवन है। माही की सहायक नदी कौन सी है? अनास और चाप है। साबरमती की सहायक नदी कौन सी है? वाकल और हथमती है। और बनास की सहायक नदी कौन सी है? खारी और बांडी है। तो चंबल की सहायक नदी सिवान और परवन। माही की सहायक नदी कौन सी है? अनास और चाप। साबरमती की सहायक नदी कौन सी है? वाकल और हथमती। और बनास की सहायक नदी कौन सी है? खारी और बांडी। तो 2, 3, 4, 1 जो है सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ए जो ऑप्शन देखते हैं तो 2, 3, 4, 1 जो है वो आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। माही नदी की अपन बात करते हैं देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।